students. So today we would be moving ahead in the cell chapter and we would be talking or discussing a very important organelle that is the mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में सुन रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता था. ठीक है, तो वही आज देखिए क्या काम करता था इन अ डिटेल्ड वे. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. सो mitochondria was discovered by Kolliker. There are so many terms associated to it, names associated to it. Discovered by Kolliker, and he termed it as sarcosome, and he termed it as sarcosome. He discovered them in the striated muscle. He discovered mitochondria in the striated muscles of insects. ठीक है. Then there's another guy, that is Richard Altman. Richard Altman termed sarcosome as bioplast. रिचर्ड आल्टमैन ने जो टर्म दिया दैट वाज बायोप्लास्ट, एंड कार्ल बेंडर gave the term or coined the term mitochondria. ठीक है. So, from the competitive point of view, it's very important कि डिस्कवर किसने किया था. तो डिस्कवर किया था कोलिकर ने. कहां से डिस्कवर किया था? तो striated muscles of insects, that is striated muscles are the voluntary muscles of the insects. ठीक है. He termed it as sarcosome. क्लियर है. रिचर्ड आल्टमैन टर्म्ड सार्कोसोम एज बायोप्लास्ट, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट भी कहा जाता है. एंड कार्ल बेंडर गेव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो वी हैव सो मेनी टर्म्स एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया. सार्कोसोम भी कहा जाता है, बायोप्लास्ट भी कहा जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है. ठीक है. वी हैव लॉट मेनी अदर टर्म्स एज वेल, जैसे कि कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है. ठीक है. दे आर आल्सो टर्म्ड एज कॉन्ड्रियोसोम. क्लियर है. सो फ्रॉम द कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वी शुड बी नोइंग कि बायोप्लास्ट वाज गिवन बाय रिचर्ड आल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया वाज टर्म्ड बाय कार्ल बेंडर एंड डिस्कवर्ड बाय कोलिकर, एंड ही टर्म्ड इट एज सार्कोसोम. कहां से डिस्कवर किया था? तो striated muscles of the insects or the voluntary muscles of the insects. ठीक है. Now अपनी बॉडी में जैसे आप लो स्टैंड में पढ़ते थे कि यार माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वो पावर प्रोड्यूस करता है, और अपनी बॉडी में जो पावर है दैट इज द केमिकल एनर्जी विच वी टर्म इट एज एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. Termed as the powerhouse of the cell. Now what makes it the powerhouse? It is known as the powerhouse because it has the ability to produce energy. It has the ability to produce energy, and that energy is the chemical energy.
our body, it functions on chemical energy, and that chemical energy is termed as adenosine triphosphate. That chemical energy in a body is termed as adenosine triphosphate, that is ATP. That is ATP. ठीक है. Now ability to produce energy. कहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है? सो जो खाना अपन खाते हैं, द फूड वी ईट, ओके, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, है ना. खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी नीड टू ईट फूड विच गिव्स अस एनर्जी. ठीक है. सो फूड से एनर्जी निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और इस प्रोसेस में एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दी ऑक्सीजन. काफी लोगों को पूछा जाता है कि यार ऑक्सीजन किस काम में आता है, तो पीपल वुड से कि यार जिंदा रहने के लिए, टू बी अलाइव. बट द एक्चुअल प्रोसेस इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड. ठीक है. सो वी टर्म दिस प्रोसेस एज एरोबिक रेस्पिरेशन. फूड से एनर्जी निकालना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सो दैट इज द रीजन वी टर्म माइटोकॉन्ड्रिया एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो खाना खाया है उस खाने में से एनर्जी निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड दैट इज द रीजन वी टर्म इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. जो फूड अपन कंज्यूम करते हैं, द फूड विच इज कंज्यूम्ड, दैट फूड इज द कॉम्प्लेक्स फूड. दैट फूड इज द कॉम्प्लेक्स फूड. दिस कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड. इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड. ठीक है. With the help of कौन सा प्रोसेस है, डाइजेशन, with the help of enzymes, with the help of enzyme. ठीक है. और फिर ये सिंपल फूड कहां पे डिलीवर किया जाता है? द सिंपल फूड इज डिलीवर्ड टू द सेल, टू द सेल. और फिर ये सिंपल फूड जब सेल को डिलीवर होता है तो एक प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, एंड दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है. और उसके बाद जो प्रोसेस है विच इज टर्म्ड एज द क्रैब साइकिल. क्या कहा जाता है? द क्रैब साइकिल. द क्रैब साइकिल दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. क्रैब साइकिल वाला जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. वो अपन देखेंगे मैट्रिक्स कौन सा पार्ट होता है. ठीक है. और फिर क्रैब साइकिल के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है ETS, that is electron transport system. That is termed as electron transport system. This process takes place in the inner membrane of mitochondria. It takes place in the inner membrane of mitochondria, and then there is production of
the energy. Then there is production of the energy. Getting the whole idea? आपने जो खाना खाया उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में क्या कन्वर्ट डाइजेशन के थ्रू, फिर इट इज टेकन अप बाय द सेल. ओके, सेल के बाद सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो कंपोनेंट्स है वो भेज दिए जाते हैं मैट्रिक्स में, वहां पे क्रैब्स साइकिल होती है, और उसके बाद जो भी चीजें बनती है वो जाती है मेम्ब्रेन के पास, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे जो प्रोसेस होता है दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड देन इन द एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. So the ability to perform this process is with the mitochondria, and that is the reason it can produce energy. So that is the reason we are terming mitochondria as the powerhouse of the cell. ठीक है? So let's go to the diagram. So it's a double membrane structure. It is a double membrane structure. ठीक है, दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी देयर इज अ ब्लू मेम्ब्रेन which is smooth on the outer side, and there are pores on the outer membrane as well. ठीक है, समझ में आ रहा है? So we'll label the, this is the outer membrane. The membrane is made up of phospholipid and proteins. This is the inner membrane. This is the inner membrane. And यहाँ पे outer membrane and inner membrane में there's a fluid. It's a homogeneous fluid. कौन सा fluid है? Homogeneous fluid. So there is formation of a chamber ना, ये outer chamber है जहां पे fluid है. This is the outer chamber where the fluid is present, and the fluid is homogeneous fluid. कौन सा fluid है? Homogeneous fluid है. So the outer chamber is formed between the outer membrane and the inner membrane. उसके बीच की जो space है that is the outer chamber, and it is filled up with the fluid known as the homogeneous fluid. उसी तरीके से there is formation of one more chamber, ये chamber, that is the inner side of the membrane, inner membrane, and we term it as the inner chamber. ये पूरा क्या हो गया? Inner chamber हो गया. Okay, the inner chamber is filled up with semi-fluid. It is filled up with semi-fluid, and this semi-fluid consists of various components, like it consists of double-stranded DNA, dsDNA, that is double-stranded DNA. It consists of ribosome, and it consists of proteins. ठीक है, the inner chamber consists of double-stranded DNA, ribosomes and proteins. ठीक है, यहां पे जो DNA होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, and we term it as plasmid. We term it as the plasmid. It's a small circular DNA. तो मैं यहां पे दिखा देता हूं, लाइक इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में DNA होगा. So ये DNA हो गया, then there is the ribosomes and there are proteins. Then there are proteins. So ribosome जो है, तो आपको पता है कि this ribosome is going to be 70S. This is a primitive ribosome, so it's going to be 70S. Clear है? ठीक है. So the inner membrane consists of semi-fluid, which consists of double-stranded DNA, which is going to be termed as plasmid, and it is circular. वो circular होता है. ठीक है. Circular DNA, which is termed as plasmid,
and it has proteins and it has 70s ribosome. It has 70s ribosome. ठीक है. नाउ जो आउटर सरफेस होती है ना, वहां पे काफी सारे पोर्स भी प्रेजेंट है. दिस पोर्स आर टर्म्ड एज पोरीन्स. द पोर्स आर टर्म्ड एज पोरीन्स. इनर सरफेस के पास कोई पोर्स एसोसिएटेड नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. Some of the characteristics like double membrane structure, double stranded DNA, ribosome, proteins, this is also present with the another organelle, that is chloroplast. So mitochondria and chloroplast are almost similar. Okay, so all these characteristics, majority of the characteristics are also possessed by the chloroplast. पता ना chloroplast is found in the plant cell. Simple and easy. अच्छा, ये जो inner membrane में आप folds देख रहे हो अंदर की तरफ, these are the folds. The inner membrane is folded. These folds are termed as cristae. The folds are termed as cristae. ठीक है. Now ये जो cristae है, जो folds है, जो मैट्रिक्स की तरफ है, उसके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअल में एटीपी सिंथेसिस करता है, जो एनर्जी बनाता है. तो अगर आपको पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहां बनती है, कौन से पार्ट में बनती है? तो द आंसर शुड बी द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ऑन द इनर मेम्ब्रेन, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक द क्रिस्टे. ठीक है. तो इसको ये जो मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रखे, इन फोल्डिंग्स दिखा रखी है, उसको एक बार जूम करके देख लेते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक. डन. याद रखना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास काफी सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. दे पोजेस अ लॉट ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. मैं लिख देता हूं यहां पे एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट possess a lot of similar characteristics. ठीक है. और एक और बात मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है, it has been said that the mitochondria have originated from bacteria. Okay, so they are also termed as bacterial endosymbiont. They are also termed as bacterial endosymbiont, originated from or evolved from bacteria. Now I need to have some proof कि अगर मैं जब बोलता हूं कि वो mitochondria has evolved or originated from the mitochondria, I'm sorry, from the bacteria, I need to give some proof. So the proof are, okay, the proofs are the bacteria consist of, bacteria और mitochondria की बात कर रहे हैं, they should have some similarities if the mitochondria has evolved or originated from the bacteria. So a bacteria consists of double stranded DNA. Mitochondria also consists of double stranded DNA. The bacteria has 70s ribosome. Mitochondria also has 70s ribosome. ठीक है. The double stranded DNA is termed as plasmid. यहां पे भी we term it as plasmid. ठीक है. सो अ लॉट ऑफ कैरेक्टर जैसे कि पोर्स, पोरीन्स प्रेजेंट है, यहां पे भी पोरीन्स प्रेजेंट है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिशन. बैक्टीरिया भी बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. बाइनरी फिशन आपको पता होगा. ठीक है. सो लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
they match with the bacteria. तो इसलिए मैंने लिखा है कि the mitochondria is actually a bacterial endosymbiont. एंडोसिम्बायंट वो चीजें होती है जो दूसरे सेल के अंदर रहती है, नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन देम. ठीक है. सो mitochondria originated from bacteria. I have given the proof. Why? Because a lot of characters match with the bacteria. इसलिए आप बोल सकते हो कि it's a bacterial endosymbiont. Now यहाँ पे एक और चीज अपन लिख सकते हैं कि यार जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, it's actually able to produce its own protein. Able to produce its own proteins, because the rest of the components or the organelles which are present inside the cell, they do not have their own DNA or own ribosomes, but mitochondria has its own DNA and own ribosome. So yes, it has the ability to produce its own proteins. So we term it as semi-autonomous. Mitochondria is a semi-autonomous organelle because some of the proteins वो खुद बना लेगा. It doesn't have to take from the ribosome of the cytoplasm. It can produce its own protein. While rest of the organelles, they have to depend on the ribosome which is located in the cytoplasm. तो इसलिए we can term it as the semi-autonomous organelle, the mitochondria. ठीक है? And they are associated or they have evolved from the bacteria. Clear? So I was talking about the inner membrane, the cristae. तो cristae को देख लेते हैं एक बार. इनफोल्डिंग्स थी. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ब्लू से बनाया था अपन आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. और दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है ना. दिस आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो था. तो दिस इज द आउटर चैम्बर हो गया ये. दिस पोर्शन इज द आउटर चैम्बर. होमोजेनस फ्लूइड. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है. यहां पे लिख देते दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. और यहाँ पे जो पूरा पोर्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स वाला पोर्शन. दिस इज ऑल द मैट्रिक्स पोर्शन ऑन द इनर साइड. लेट्स पुट इट लाइक दिस. कनेक्ट कर देता हूं मैं. ठीक है. सो दिस इज द आउटर चैम्बर, दिस इज द इनर चैम्बर. वी टर्म इट एज मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ठीक है. इनर चैम्बर और द मैट्रिक्स. डन. ओके. यहाँ पे होमोजेनस फ्लूइड था, यहाँ पे सेमी फ्लूइड था विच कंसिस्टेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, राइबोसोम है, प्रोटीन्स है. जो इनर वाला जो फोल्ड है विच इज टर्म्ड एज क्रिस्टे. ओके. द क्रिस्टे कंसिस्ट ऑफ some structures which are known as oxysome, which are termed as oxysome, which are also termed as F0, F1 particle, or we can also term it as Fernandez, Moran particle. फर्नांडिस मोरान पार्टिकल कहा जाता है. F0 F1 पार्टिकल कहा जाता है. ओके. वी ऑल्सो टर्म इट एज ऑक्सीजोम. नाउ हाउ डज दैट पार्टिकल लुक लाइक. तो वो इस तरीके से दिखता है. इस तरीके से होता है ऑन द क्रिस्टे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल बिकॉज ये ही बनाने वाला है एटीपी. जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो ये पार्ट करता है. ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल कहा जा सकता है या फिर फर्नांडिस मोरान पार्टिकल कहा जा सकता है.
ठीक है. So the structure is located on the inner membrane and that is the cristae. Clear? Now as you can see, this particle can be divided into three parts: 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1 is the head, second is the stalk and third is the base. This portion which is towards the matrix, अंदर की तरफ जो portion है, that is the head, then we have the stalk and then there is the base. The head portion consists of a very important enzyme that is known as the ATP synthetase. तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, head of oxysome consists of ATP producing enzyme. ATP producing enzyme that is known as ATP synthetase. ATP synthetase, ठीक है, या फिर ATP synthase भी आप बोल सकते हो. ATP synthetase ये एंजाइम करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP. ओके, व्हाट इट डज इज ATP सिंथेटेज की मदद से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है ATP. The structure which is formed is known as ATP. तो ATP बनाने के लिए जो एंजाइम काम में आ रहा है that is ATP synthesis या फिर ATP synthase. ओके, वो क्या करता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड कर देता है और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, ATP का. मतलब दिस इज ऑल हैपनिंग हियर इन द हेड पार्ट. ठीक है, द प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आप बोल सकते हो. ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज टर्म्ड एज क्रिस्टे. टू बी मोर स्पेसिफिक कहां पे हो रहा है, तो आप ऑक्सीसोम बोल सकते हो, F0F1 पार्टिकल बोल सकते हो, फर्नांडिस मोरान पार्टिकल बोल सकते हो. ठीक है, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है एटीपी बनाने के लिए? सो वी हैव द एंजाइम नोन एज एटीपी सिंथेटेज या फिर एटीपी सिंथेज. ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? तो प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसके थ्रू ADP is attached with the inorganic phosphate leading to the formation of ATP. ठीक है, now the question arises कि यार ADP कहां से आया? तो see, this is the energy. Whenever an organelle uses it, let's say कोई प्रोसेस के लिए, कौन सा प्रोसेस मैंने लिखा था, ग्लाइकोलाइसिस लिखा था मैंने भी पहले. इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. तो अगर ग्लाइकोलाइसिस में ATP यूज हो रहा है, अगर ग्लाइकोलाइसिस में ATP यूज हो रहा है तो ATP इज अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इट हैज 3 फॉस्फेट्स अटैच्ड टू इट. तो अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा. तो जब वो बॉन्ड टूटेगा, सो दैट बॉन्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ATP दैट इज अडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच्ड है. जब एक फॉस्फेट ATP में से निकलेगा तो जो बॉन्ड टूटेगा, दैट बॉन्ड रिलीजेस एनर्जी and that energy is used by glycolysis. तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP is going to get converted into ADP. ठीक है, और फिर से आप क्या करोगे, इस ADP को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच कर दोगे और क्या मिल जाएगा आपको, ATP मिल जाएगा. मतलब इस तरीके से प्रोसेस वुड कीप ऑन गोइंग. इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस, क्योंकि ATP का प्रोडक्शन हो रहा है यहां पे. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड पुट अ डिफरेंस बिटवीन
the inner membrane and the outer membrane. What is the basic difference between the two membranes? जैसे मैंने अभी बताया कि यार the membranes are made up of lipids and proteins. Bilipid layer होगा और proteins होगा. देख लेते हैं difference between the two membranes, the inner membrane and the outer membrane. Is this clear? 1, 2, 3, 3 parts: head, stalk and base. I can give you one more term यहाँ पे, ऑक्सीजोम, F0, F1, और एक और आप नाम याद रख सकते हो कि एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे if you want to. You can also term it as the elementary particle. Clear है? So we'll put a difference between the two membranes. Okay, that is the outer membrane and the inner membrane. Outer membrane of mitochondria and inner membrane of mitochondria. So as I said, they are made up of lipid and proteins. ठीक है? So अभी जो आपने देखा कि पूरा प्रोसेस जो हो रहा था, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है? सो यहां पे जो प्रोटीन का कंटेंट होता है काफी ज्यादा होता है. द प्रोटीन कंटेंट इज वेरी हाई एंड द लिपिड कंटेंट इज लो. दोनों मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड्स तो है, बट प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो आई कैन पुट इट एज कि यार लिपिड इज ओनली 20% in the inner membrane, and in the outer membrane the lipid is, let's say, 60%. Okay, I'll put it as 40%. The lipid is 40%. दोनों मेम्ब्रेन्स में, आउटर इनर मेम्ब्रेन में लिपिड तो प्रेजेंट है, बट अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करता हूं तो लिपिड इज 40% इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड 20% इन द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है? अगर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स का प्रोपोर्शन इनर मेम्ब्रेन में काफी ज्यादा है. ओके, प्रोटीन्स आर 80% ऑन द इनर मेम्ब्रेन एंड यहां पे भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट द प्रोपोर्शन इज 60%. क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम द नीट और द कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज, लिपिड यहां पे दोनों जगह पे है, यहां पे 20% है, यहां पे 40% है, बट देयर इज वन लिपिड which is maximum in the inner membrane, and that lipid is known as cardiolipin. Cardiolipin. It is 7 times more on the inner membrane compared to the outer membrane. Cardiolipin यहां पे भी प्रेजेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बट सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन उसका कहां पे है? On the inner membrane. See, cardiolipin, cardio नाम आ रहा है, so yes, obviously it was first discovered in the animal cells. और एनिमल, कौन से एनिमल सेल में? तो दैट इज द कार्डियक सेल. एनिमल्स के हार्ट में, कार्डियक सेल्स में फर्स्ट टाइम याले लिपिड को ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया है कार्डियोलिपिन. सो कार्डियोलिपिन इज ऑन द आउटर साइड, आउटर मेम्ब्रेन एज वेल, इनर मेम्ब्रेन एज वेल, बट इनर साइड उसका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है. इट इज 7 times more कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है? नाउ द प्रोटीन, द एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन. तो मैं यहां पे लिख देता हूं एटीपी सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो इट इज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, इट इज टेकिंग प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है ना? अब एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो एंजाइम्स, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के थ्रू एटीपी सिंथेसिस हो पाएगा. ठीक है? सो एंजाइम के अगर प्रोपोर्शन की मैं बात करता हूं, सो द एंजाइम्स का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा है.
ऑन द इनर मेम्ब्रेन. बाहर भी एंजाइम्स है, बट कंपैरेटिवली द एंजाइम्स आर लो. ठीक है. जो आउटर सरफेस थी, आउटर मेम्ब्रेन थी, इट वॉज स्मूथ. इट वॉज स्मूथ. बल्कि इनर मेम्ब्रेन्स में व्हाट वी ऑब्जर्व वॉज इनफोल्डिंग्स. क्या ऑब्जर्व किया अपन? इनफोल्ड्स थे इस तरीके से, लाइक दिस फोल्ड ऑन द इनर साइड. इनफोल्ड्स को क्या बोल रहे थे अपन? वी वर टर्मिंग देम एज क्रिस्टे. दे वर टर्म्ड एज क्रिस्टे. They are termed as cristae. Clear है? So lipid दोनों तरफ है, outer membrane में भी है, inner membrane में भी है, but lipid is 40% only. The maximum part is the protein. उसी तरीके से inner membrane में भी lipid है, but it's only 20%. The maximum part is taken up by the protein, that is 80%. Presence of cardiolipin is more on the inner side. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि cardiolipin यहाँ पे absent है. कार्डियोलिपिन प्रेजेंट है, बट प्रोपोर्शन इज वेरी वेरी लेस. द प्रेजेंस इज वेरी हाई ऑन द इनर साइड. ठीक है. एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम इज वेरी हाई ऑन द इनर साइड बिकॉज इट हेल्प्स इन द एटीपी सिंथेसिस, एंड द एंजाइम्स आर लो ऑन द आउटर साइड बिकॉज एटीपी सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा है. आउटर सरफेस वाज स्मूथ, इनर सरफेस वाज नॉट स्मूथ. इट हैज दैट इनफोल्डिंग्स, एंड द इनफोल्डिंग्स आर टर्म्ड एज क्रिस्टे. क्लियर है? मूविंग अहेड, और थोड़े पॉइंट्स ले लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन पे अपन ने पोर्स भी बताए थे. पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन एंड दोस पोर्स आर टर्म्ड एज पोरीन्स. पोर्स आर प्रेजेंट. यहां पे क्या लिखेंगे? पोर्स एब्सेंट है. डायग्राम में आपने देखा, देयर वर नो पोर्स, एंड दोस पोर्स आर टर्म्ड एज पोरीन्स. क्या बोलते हैं? पोरीन्स. यहां पे तो पोरीन्स एब्सेंट है. अब इन पोरीन्स के थ्रू काफी सारी चीजें पास हो सकती है. तो इसलिए मैं आई यूज अ टर्म की द परमिएबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन इज हाई. Permeability is high, and because there are no pores present on the inner membrane, I'll term it as the permeability is low. ठीक है? I can also put it as the inner membrane is selectively permeable. The inner membrane is selectively permeable बोल सकता हूं मैं. Selectively permeable. ठीक है? This is not selectively permeable क्योंकि पोर्स प्रेजेंट है, चीजें पास हो सकती है. So low density proteins जो होते हैं, okay, they can pass through the low density proteins can pass through this porins. ठीक है? एक्सपांशन एंड श्रिंकेबिलिटी की अगर बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसका काफी कम होता है, और इनर मेम्ब्रेन का एक्सपांशन और श्रिंकेबिलिटी काफी ज्यादा होता है. आई शुड हैव पुट इट एज, यहां पे मैं लिख देता हूं. एक्सपांशन and shrinkage is low, काफी कम है, और इसका एक्सपांशन एंड श्रिंकेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है. ठीक है? सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है? पोरीन्स का प्रेजेंट कहां था? आउटर मेम्ब्रेन पे था. ओके, अंदर की तरफ नहीं है, इसलिए परमेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है.
यहाँ पे परमेबिलिटी काफी लो है, आप बोल सकते हो इट्स सिलेक्टिवली परमेबल। तो लो डेंसिटी या लो मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स इसके थ्रू पास हो सकते हैं। क्लियर है? सो नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि किस काम में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्पफुल है। सो वन फंक्शन इज एटीपी सिंथेसिस, हो तो आपको बताइए। ओके, तो एक जो फंक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स फैट्स, functions of mitochondria, functions of mitochondria। ठीक है? So one of the function that is it helps in oxidation of sugar, fat and proteins. It helps in oxidation of sugar, fat and proteins. It also helps in the elongation of fatty acids। ठीक है? It helps in the elongation of fatty acids। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, it helps in synthesis of various intermediates। इंटरमीडिएट्स मतलब वो कंपोनेंट्स जो लास्ट में जाके कुछ बनाने वाले हैं। अभी उन्होंने कुछ बनाया, दे आर इन दी फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीनो एसिड है तो इट्स एन इंटरमीडिएट। अमीनो एसिड वुड एंड अप विद डिफरेंट अमीनो एसिड एंड फॉर्म अ प्रोटीन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस इंटरमीडिएट दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यार कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इंटरमीडिएट बनाता है? सो आप इसको याद रख सकते हो थ्रू दी कैप्स। ठीक है, तो सी से आप याद रख सकते हो क्लोरोफिल, ठीक है, एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ए से आप याद रख सकते हो एल्कलॉइड्स एंड अमीनो एसिड्स। पी से आप याद रख सकते हो पीरिमिडिन्स। पीरिमिडिन्स अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन बेसेस, ओके, पीरिमिडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड एस से आप याद रख सकते हो स्टीरॉइड्स। ठीक है, मतलब द माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फॉर्मिंग क्लोरोफिल, इट इज फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट। इट इज फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट जो क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करेगा, जो साइटोक्रोम बनाने में हेल्प करेगा, जो एल्कलॉइड्स बनाने में हेल्प करेगा, अमीनो एसिड्स बनाने में हेल्प करेगा, pyrimidines एंड स्टेरॉइड्स बनाने में हेल्प करेगा। सो इट इज हेल्पिंग आउट, इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्मिंग, इट इज मेकिंग अ कंपोनेंट व्हिच वुड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। सो डोंट पुट इट एज कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोफिल बना रहा है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया वो कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है जो कंपोनेंट्स क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, एल्कलॉइड्स बनाएंगे। ठीक है, वन मोर थिंग which is very important in terms of muscles, mitochondria is the storehouse of calcium। यहां पे लिख देते हैं, mitochondria is the storehouse of calcium ions। It is the storehouse of calcium ions, okay, and I did talk about कि calcium ions क्यों important है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैल्शियम आयंस के बिना नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सो अगर इफ आई टॉक अबाउट मसल सेल, तो मसल सेल में दो जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया को कैल्शियम आयंस को स्टोर किया जाता है। वन इज इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
and another structure that stores the calcium ion is mitochondria. Is it clear? So mitochondria is the storehouse of calcium ions. It helps in synthesis of various intermediates, elongation of synthesis and elongation of fatty acids. I'll put it as and elongation of fatty acids, oxidation of sugar, fat and proteins, और सबसे important वाली बात जो मैंने पहले कर ली, that is formation of energy, formation of ATP. ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे synthesis of ATP. That is done by the mitochondria. Clear है? So these are some of the basic functions about mitochondria. I'll tell you one important thing. The mitochondria that is present in your cell, जितने भी mitochondria अपने सेल के अंदर प्रेजेंट है, they come from the mother. आपको पता है ना, ह्यूमन बॉडी या बेबी का फॉर्मेशन कब होगा? एग और जाइगोट की, एग और स्पर्म की मदद से होगा. ठीक है, the sperm when fuses with the egg, it does not bring any mitochondria with it. जो माइटोकॉन्ड्रिया आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में प्रेजेंट है, ओके, दोज आर द माइटोकॉन्ड्रिया विच वर प्रेजेंट इन द एग. मतलब एग में तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके? मदर के. एंड दैट एग व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म व्हिच इज नॉट पुटिंग और गिविंग एनी माइटोकॉन्ड्रिया टू द जाइगोट, जितने भी सेल्स बनेंगे दे वुड कैरी द मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सो एवरी ह्यूमन बीइंग कैरीज ओनली maternal mitochondria. ठीक है, it does not have paternal mitochondria. Done. So I'll keep this much for the lecture. We have discussed about the mitochondria. In the next lecture we would talk about the another organelles. ठीक है, चलो, bye bye.